सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इन दिनों हम जिस तरह से अमरीकी इलेक्शंस पर नज़र रखे हुए थे, वहां पर जो मामलात पेश आए, एक शख्सियत बड़ी आगे आगे रही और हमने देखा कि मीडिया की तवज्जो का मरकज़ भी रही। इलॉन मस्क जो कि एक बिलियनियर हैं, एक्स के ओनर हैं, इसके साथ साथ अब उनकी जो पहचान बनी है वो नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलाए के तौर पर बनी है। ये की फिगर है उनकी विक्ट्री के पीछे, डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के पीछे। एलॉन मस्क जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी एक स्टेटमेंट अमेरिका के पड़ोसी मुल्क, अमेरिका के हमसाया मुल्क कनाडा, उनके वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के पॉलिटिकल फ्यूचर के हवाले से उन्होंने एक बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन की है और वो प्रेडिक्शन उन्होंने अपने ही प्लेटफॉर्म एक्स के थ्रू की। उन्होंने कहा कि वो अगले इंतखाबात में नहीं होंगे, यानी वो शिकस्त का शिकार होंगे। उनकी इस स्टेटमेंट की और इस प्रेडिक्शन की वजह क्या है? चूंकि माजी में ट्रंप और जिस तरह से हम देख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके जो टर्म्स हैं, ये भी कहा जाता है कि कुछ खुशगवार नहीं रहे। माजी में कई स्टेटमेंट्स ट्रंप की जानिब से उनके बारे में आई, वो उनकी ज़ात के हवाले से भी आई और साथ ही साथ एक्स पर पाबंदियों का सामना भी रहा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से। कनाडा में जो लोग थे आज़ादी इजहार राय के हवाले से, एलॉन मस्क ने भी इस हवाले से तनकीद की। लेकिन क्या सिर्फ यही वजूहात हैं? कुछ और वजूहात भी हैं इतनी बोल्ड प्रोडिक्शन उनकी जानिब से जो की गई? और क्या अगले जो कैनेडियन जो हम देख रहे हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, अमेरिका उस पर असरअंदाज होगा ट्रंप की हुकूमत को देखते हुए और इनका जो एक अहम रोल होगा इस हुकूमत में एलॉन मस्क का? तो जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है, इसका किस हद तक असरअंदाज होगी अगले इलेक्शंस में? हमारे तजियाकार डिस्कशन उनका किस तरह से देख रहे हैं इसको? हमारे साथ पैनल पर एहतशामुल हक साहब, हमाद रुहेला, असद नज़ामी, अली आफ्ताब हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करें, इस प्रेडिक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या अगले जो इंतखाबात का जो रिजल्ट है उसको पहले से ही बता दिया गया, अनफोल्ड किया गया? हम ना एक इससे पहले एक आध मिनट अगर इजाज़त दें, चंद सेकंड, तो एक बात मैं लाइटर नोट से शुरू करूंगा। कल के ट्रंप के इलेक्शन के जीतने के बाद जो आज मैंने सुबह, आप लोग भी फॉरेन मीडिया देखते होंगे डेफिनेटली, मैं देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे लगता था कि ही इज़ टोटली अ चेंज मैन। यानी वो लोग जो कहते थे इडियट है, इसको कुछ पता नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट चेंज किए। मुझे बहुत अरसे के बाद चढ़ते सूरज के पुजारी जो है ना उसका मतलब समझ आया। वो कहते हैं जी ही डजंट डू एनीथिंग बाय एक्सीडेंट, ही इज़ एन ग्रेट आर्टिकुलेट, और वो उसको समझना चाहिए। वो तो जनाब आपको पता ही नहीं कि कौन कौन से बड़े वो फैसले करने जा रहा है, पूरी दुनिया में उसका वक़ार बढ़ेगा, अमेरिका का वक़ार बढ़ेगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि इस तरह की बातें कहाँ से आना शुरू होगी। तो पता चला कि अब जाहिर सी बात है, वो अब इतना पावरफुल होता है, सदर अमेरिका का बहुत सारे फैसले करता है, तो उसकी अहमियत बड़ी होती है। अब सवाल ये कि इनकी टीम में पहला तो आपने देख लिया कि जिस तरीके से सुजैन को लेके आए, जो मास्टरमाइंड थी सारी इलेक्शन की, उसको चीफ ऑफ स्टाफ बनाया उन्होंने, वाइट हाउस का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगी। फिर उसके बाद एलॉन मस्क की भी बात हो रही है, वजीर बनेंगे, और फिर जूनियर कैनेडी की भी, और एक जो इनके पहले दौर में इनके थे स्टेट अपना फॉरेन मिनिस्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका भी नाम आ रहा है कि वो दोबारा लेके आएंगे। तो एक्सटर्नल फ्रंट पे बड़ी सख्त पॉलिसियाँ थी, उसको लाने का मतलब उस बंदे को यह है कि इनके लिए मुश्किलात होंगी। अब आप पर्टिकुलर आपके सवाल पे, जिस तरह यूरोप में परेशानी है हमना, इस तरह कनाडा में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। और बिल्कुल आप ये ठीक कह रही हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके ताल्लुकात कभी भी इतने अच्छे नहीं रहे। अब इस वक्त जो बहुत बड़ी मुसीबतें होंगी, बाय द वे इस खबर को जितना इंडिया ने उछाला है ना, NDTV को आप देख लें, टाइम्स ऑफ इंडिया को देख लें, और उन्होंने बहुत उठाया है, क्योंकि आजकल पता है आपको झगड़ा उनका चल रहा है मोदी के हवाले से। तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में जो बातें की हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जी आप यूँ देखें कि जर्मनी में आप हुकूमत टूट गई है, 3 पार्टियों की हुकूमत थी, अब वहाँ पे स्नैप इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसी तनाज़र में कहा कि अब भी अगला इलेक्शन जो होने जा रहा है अगले साल, इसमें ट्रूडो साहब की छुट्टी हो जाएगी। देखिए एक बात तो हमने समझ आती है कि अगर सख्त पॉलिसीज़ अमेरिका बनाता है कनाडा के ख़िलाफ़ भी, जिसके चांसेस ज़्यादा है वो होंगे, लेकिन इस वक्त 75% कनाडा की एक्सपोर्ट जो है ना वो अमेरिका के लिए, और 10% टैरिफ लगाने का मतलब बड़ा सीधा सीधा है कि उनकी इकॉनमी रिसेशन में जाएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और जिस तरीके से अपना एलॉन मस्क उसके पीछे पड़ गए कि जी ये शख्स जो है ना ये तो आज़ादी फ्री स्पीच का दुश्मन है, 2022 में इसने एमरजेंसी के ज़रिए
पावर हासिल कर ली थी और गला घूंटा था प्रेस का भी और फ्री स्पीच का भी, तो मेरा ख्याल है ये वो आगे लेके जाएंगे। आइंदा आने वाले दिनों में मुझे तो डेफिनेटली कनाडा और यूरोप के मसाइल जहाँ पे सियासी तौर पे भी होंगे, वहाँ पे इक़्तिसादी तौर पे भी होंगे। लेकिन एक चीज़ है आमना, जो इस वक्त बातें शुरू हो गई हैं और जो आपने भी देखी होंगी, वो कहते हैं कि प्रोबेबली ही इज़ नॉट गोइंग टू बी द फ्री एजेंट। बावजूद इसके ऑल पावरफुल होने के टर्म उनको अभी ब्रीफिंग और डीप ब्रीफिंग का सिलसिला शुरू होगा। अभी वो इस्टेब्लिशमेंट उसको बताएगी किधर जाना है, पेंटागन बताएगी, फेडरल रिजर्व बताएगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री बताएगी। ठीक है, वो कई हवालों से, क्योंकि बिजनेसमैन है, चीज़ों को समझते भी हैं कैसे डिलीवर करना है कैसे नहीं करना। लेकिन एक बात कह के उन्होंने सारी दुनिया को हिला दिया कि 60% मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा चाइनीज़ प्रोडक्ट का और 10% बाकियों का। तो मेरा ख्याल है ये कैसे पॉसिबल है? देखें ना, सारी दुनिया कहती है कि आप ग्लोबलाइजेशन में आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, ये टैरिफ आप नहीं लगा सकते इस तरह की। जी हाँ, तो बड़ी मुश्किलात होंगी। तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए कनाडा के लिए इक़्तिसादी तौर पर मुश्किलात होंगी। चौथा बड़ा मुल्क है तेल पैदा करने वाला, अगर 10% टैरिफ बढ़ती है तो डेफिनेटली उनका रिसेंशन होगा और जॉब क्रिएशन का मसला होगा और जिस तरह इंडस्ट्री लगनी चाहिए उसके ऊपर मसाइल मुश्किलात होंगे। जी ठीक है अली, ये इसको अगर हम पॉजिटिव साइड पे भी देखें तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त कनाडा के हालात हैं, इन्फ्लेशन है, बाकी मामलात है, डिसकंटेंट है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो उनको सख्त ऑपोजिशन का सामना है जस्टिन ट्रूडो को, हो सकता है उन्होंने वैसे उस हवाले से देखते हुए एक पेशन गोई कर दी हो, या आप समझते हैं कि वाकई इसके रिपरकशंस हैं? कहीं ना कहीं जब ट्रम्प ने हुकूमत संभाली है तो वो बता रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि बेसिकली क्या होने वाला है वहाँ पर पड़ोसी मुल्क में। जी यकीनन आई एम सॉरी मेरी आवाज़ ख़राब है, यहाँ पर लाहौर में स्मॉग बहुत है जी। यकीनन वहाँ पर अपोजिशन का भी सामना होगा, हालात भी ख़राब होंगे, जॉब मार्केट भी वहाँ पर ख़राब है, स्टूडेंट्स को भी वापस भेजा जा रहा है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। इलेक्शन बड़ा टफ होगा। दूसरी तरफ जाहिर है क्योंकि अब इलॉन मस्क साहब जो है ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, सो जिस किस्म का डाटा इनके पास है ये अगर कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो उसके पीछे कोई यकीनन बहुत सब्सटेंशियल चीज़ भी होगी। और ये हम अभी इन इलेक्शंस में, जब अमेरिका के इलेक्शंस में पाकिस्तान के साथ मुआजना कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि अमेरिका का जो इलेक्शन है वो 3 सतहों पे लड़ा जाता है, एक फॉरेन पॉलिसी, एक स्टेट पॉलिसी, और तीसरा ये कि मतलब आपने किस इलाके में क्या बात कर दी है, सोशल मीडिया पे लोगों का रुझान क्या है। आपको डाटा साइंटिस्ट बैठ के बता रहे हैं कि अब यहाँ पर ये बात मत करना, अपनी इस बात को यहाँ पर ऐसे काउंटर करो। और मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में तो कोई डाटा साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो कि किसी भी पार्टी के लीडर को बता सके कि आपने ये कहना है और ये नहीं कहना, उस बेचारे की तो नौकरी चली जाएगी। तो खैर तीसरी एक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो इलॉन मस्क साहब है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा पोज भी कर रहे हैं कि ये एक एंटी लिबरल क्रूसेडर है। सो ये कहते हैं कि जी देखें जिस तरह हम ट्रंप को लेके आए हैं इसी तरह आप देखेंगे कि हम ट्रूडो को भी निकाल देंगे कनाडा से। बात ये है कि दोनों बहुत डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। कनाडा का जो कंजर्वेटिव है वो भी अमेरिका के लिहाज से लिबरल है। सो जिस तरह से ये कह रहे हैं बहुत कोई इजी राइड नहीं होगी। बहुत इजी राइड नहीं होगी। ठीक है हमाद, आपकी जाने बातें ये इंडिया के साथ भी अगर हम देखें, जब मोदी थे और उस वक्त ट्रंप भी थे, पिछला अगर हम इक़्तिदार देखें उसमें अगर हम मामलात में बात करें, असद हमारे साथ मौजूद है। चलें एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं, हमारे से हम दोबारा रब्ता करें। एहतशाम साहब, हाउडी मोदी हमने वो भी देखा जिस तरह से ट्रंप ने उनका इस्तेकबाल किया। अगर हम पाकिस्तान के कहते रहे ना कि वो खान साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो वहाँ पे टर्म्स थे। बाइडन इंतज़ामिया के साथ भी अच्छे टर्म्स रहे, लेकिन जिस तरह से मोदी का इस्तेकबाल ट्रंप ने किया या जो मामला वहाँ पर रहे थे, जो गर्मजोशी वहाँ दिखाई गई थी, तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त इंडियन टाइज हम देख रहे हैं कनाडा के साथ, जो मामला ख़राब चल रहे हैं, वो जो टेंशन ग्रो कर रही है, उसका भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट है कि ये स्टेटमेंट वहाँ से आना कि ट्रंप का वापस आना और उसके बाद कनाडा को टफ टाइम मिलेगा। देखिए इंडियन के लिए तो हम ना डेफिनेटली बड़ी खुशी की बात है, उनके मीडिया ने भी इसको बहुत उठाया। जिस अंदाज से कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब हुए, आपने देखा पिछले दिनों भी 6 लोगों को सफारती लोग जो थे उनको निकाला कनाडा ने, उसके बाद इंडियन ने भी यही फौरी तौर पे काम किया। देखिए एक चीज़ है कि कई हवालों से तो अमेरिका, यूरोप और ख़ास तौर पे कनाडा, ये दे थिंक अलाइक। अब जब इस तरह की बात होती है
अब इतने ओपन तरीके से जिस तरीके से कत्ल करवाए गए और उनकी आप देख लें डायरेक्ट अमित शाह पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने और ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया और स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने कहा कि हमें इस बात में वजन लगता है कि इन्होंने सारा सुपरवाइज़ किया था वो जो लोगों को मारा गया था कनाडा में सिख को, और जो सबूत मिले थे अमेरिका को, और वे कहते हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी कनाडा की और बरतानिया की और अमेरिका की, उसमें बड़े वाज़े तौर पे सबूत मिल गए थे। लेकिन नामना देखें ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जहाँ हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हिपोक्रेसी भी देखते हैं। अब हिंदुस्तान का जहाँ तक रोल है ना, अमेरिका ने तो फैसला किया हुआ है कि हिंदुस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं वो बनाने हैं, मोदी और नो मोदी वो उसके साथ ही रहेंगे। चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी उसी की वजह से हम पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो दबाव आता है वो यही आता है कि भी ठीक है हिंदुस्तान के साथ आप ताल्लुकात ठीक करने की बात करें, और जब थोड़ी सी बात होती है दहशतगर्दी का नाम कोई ले ना ले, जब भी दो इंडिया का और अमेरिका का टॉप लेवल के मुलाकात होती है तो उसमें नाम लिए बगैर पाकिस्तान का कई दफ़ा आता है कि जी देखें जो पड़ोस से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसको रोकना चाहिए, तो हिंदुस्तान को फेवर करते हैं। अब इस सारे क्राइसिस में देखना यही है कि हमाद ने भी ज्वाइन कर लिया, असद ने भी ज्वाइन कर लिया, हमाद की जाने दोबारा चलते हैं। हमाद, ये जो हम देख रहे हैं कि ये ट्रंप ने अभी वाइट हाउस के मकीन अभी बने नहीं हैं, ऑल्दो के वो मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अभी से ये सिग्नलिंग करना कि अपने मुखालिफिन को कहीं ना कहीं ये तो नहीं कर रहे पोस्ट के जो उनके मुखालिफ रहे हैं वो चाहे माजी में रहे हैं उनको टफ टाइम मिलने वाला है, वो चाहे उनके हमसाय मुल्क में क्यों ना हो। जी, पहली बात तो ये कि मैं पहला सेगमेंट जो मेरे पहले पैनलिस्ट ने बात की है दोनों ने, मैं उनकी बात सुन नहीं पाया, तो प्लीज बेयर विद मी इफ आई रिपीट सम पॉइंट। पहली बात तो ये। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी शख्स का किसी एक पेशे से ताल्लुक होता है तो उसकी शख्सियत पे उसका पेशे का बहुत गहरी छाप होती है। कोई मेरी तरह अगर वकील है तो उसके सोचने का तरीका एक मखसूस तरीका होगा, कोई फौज से ताल्लुक रखता है उसका नजरिया मुख्तलिफ होगा, कोई आपकी तरह सहाफी है उसके सवाल करने का तरीका मुख्तलिफ होगा। ऐसी अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई कारोबारी शख्सियत है, तो उसकी शख्सियत भी मुनफरिद होती है, एक मखसूस तरीके से सोचता है। कहा जाता है कि जो कारोबारी लोग होते हैं वो हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में देखते हैं, हर चीज को एक बैलेंस शीट के तौर पर देखते हैं। Correct. ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई कामयाब बिजनेसमैन का कोई भी एक मूव, कोई भी बयान, कोई भी रिलेशनशिप इस प्रॉफिट एंड लॉस की इक्वेशन से हटके होता है। इलॉन मस्क की जहां तक बात हो रही है, उसके कामयाब बिजनेसमैन होने पे मेरे ख्याल में किसी को भी कोई दो राय नहीं होंगी। तमाम लोग ये बात मानते हैं और जो लोग उसकी शख्सियत को फॉलो भी करते हैं या देखते हैं कि वो क्या कहता है, क्या सोचता है, तो वो जानते हैं कि इलॉन मस्क की फिलॉसफी की है। उसकी फिलॉसफी ये है कि व्हेन यू प्ले टू विन, यू डोंट प्ले बाय हाफ मेजर्स। इसका मतलब ये है कि जब वो अपना कोई हदफ सेट कर लेता है तो वो उसके पीछे हर तरीके तक, हर लिमिट तक जाने के लिए तैयार होता है। अब इस खास बयान को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें पहले देखना है कि वेयर डज एलन वांट टू प्ले, उसका ग्राउंड क्या है, उसकी मार्केट क्या है, तब आपको समझ आ जाएगा कि वो क्यों कह रहा है ये तमाम चीजें। इस वक्त अगर आप देखें तो इलॉन की जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा है। वो अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी को वहां पर लेकर जाना चाहते हैं, टेस्ला को वहां पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वहां के जो लोकल प्लेयर्स हैं भारत की मार्केट में, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ग्रुप, उनकी तरफ से उनको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना हो रहा है। और भारतीय हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसी फेवरेबल पॉलिसी सामने नहीं आ रही। तो जो बिजनेस ऑब्जर्वर्स हैं, एनालिस्ट थे, उनकी डे वन पे यही राय थी उनकी डे वन से यही राय थी कि इलॉन जो ए टीम बना है ट्रंप की, वो एक इंतहाई कैलकुलेटेड मूव है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि ट्रंप का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि वो अमेरिकन बिजनेसमैन को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इलॉन की उम्मीद है कि ट्रंप के जरिए वो अमेरिका जा सकते हैं, तो इंडिया जा सकते हैं। तो जहां इंडिया में एंट्री के लिए वो ट्रंप के नजदीक हो रहे हैं, वहीं इंडिया में एंट्री के लिए वो ट्रूडो के अगेंस्ट भी हो रहे हैं। पिछले साल जब हमने देखा, आखिरी बात सर की सुनाई हुई एहतशाम साहब की, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया कि ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट है, वाहिद कैनेडियन गवर्नमेंट है इस वक्त जो इंडिया का चेहरे को सक्सेसफुली दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है, दुनिया को बता रही है। हम तो मुकदमा इतने अच्छे तरीके से नहीं लड़ रहे कि हमारे लोगों के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक वाहिद शख्सियत है जो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग में कैसे मुलव्विस है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में कैसे मुलव्विस है। तो जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया पिछले साल, इलॉन को याद आ गया कि ट्रूडो जो है ये इजहादिया राय के भी बहुत बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने इस बारे में भी बात करना शुरू कर दी। कहा उन्होंने सिर्फ ये था कि जितने पॉडकास्टर्स हैं उनको रजिस्टर होना चाहिए हुकूमत के बारे में। यहाँ मेरे नजदीक इलॉन ने एक तीर से दो शिकार किए, क्योंकि वो ट्विटर को चलाते हैं, ट्विटर का बिजनेस मॉडल ही ज्यादा सिटीजन जर्नलिज्म के ऊपर मबनी करता है।
तो जितने पॉडकास्टर हैं, व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये तमाम ट्विटर की लाइफ लाइन है। तो उन्होंने उनको भी एक रीजन दी अपने बिजनेस से जुड़े रहने की। तो जो बात मैंने सबसे शुरू में की थी, इट ऑल कम्स डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है असद, तो ये फिर बेसिकली कहीं ना कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस भी है जिसकी वजह से ये प्रेडिक्शन की गई, और आप समझते हैं कि ये सच साबित होगी आगे जाके? आप ऐसे देख रहे हैं? देखिए जी, इंडियन इन्फ्लुएंस से अगर आपका मुराद ये है कि कोई आईटी फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर वो एक बहुत फेवरेबल नेशन है, तो देन डेफिनेटली यस। अगर हम उसको इम्पैक्ट कर लें कि जी इंडिया वाज अ बिग प्लेयर इन द इलेक्शंस, देन आई वुड से नो, वो एक प्लेयर था बट बिग प्लेयर नहीं था। ये तो बात रही। अच्छा, दूसरा, मैं बड़े लोगों को एक चीज़ की तरफ निशानदेही करवाता हूँ और कराना चाहता हूँ कि आप जो अंबानी वेडिंग थी, अगर आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें तो जो उसकी प्री वेडिंग चीज़ें थी उस पर भी दो बड़े टाइटन्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग गए। जब वो बाकायदा शादी हुई तो उसके ऊपर भी बिल गेट्स और जो मार्क ज़करबर्ग गए। उसके फ़ौरन बाद एक डील स्ट्राइक हुई। वो डील इतनी डिस्कस नहीं हुई, मंजर आम पे नहीं आई कि रिलायंस जो है वो अब होस्टिंग करेगा बहुत सारे सर्वर्स की, मेटा की और माइक्रोसॉफ्ट की। अच्छा, इससे आप अगर सिर्फ मुआयना करें कि ये बात कितनी अहम है कि हमारे खिते में पाकिस्तान इंक्लूडेड हमारे सर्वर्स जो हैं वो मोस्टली आपके साउथ एशिया में, सिंगापुर वगैरह में दे आर देयर। पाकिस्तान खुद नहीं होस्ट करता इन सर्विस को। तो इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग इन बड़ी कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट इन टर्म्स ऑफ सर्वर होस्टिंग, क्योंकि लेबर कम है, लेबर चीप है, और उसके अलावा उनकी जो ऑलरेडी जो आपकी कॉल सेंटर बेसिस पे जो प्रॉब्लम इशू रिजॉल्विंग की चीज़ है वो भी इंडिया पहले से ही कर रहा है। तो इस चीज़ को सबसे पहले मैं एक बेस रखूँगा अपने आगे वाली बात के लिए। अब आ जाइए इलॉन मस्क के ऊपर। देखिए, इलॉन मस्क जो है वो एक आम शख्स नहीं है, ही इज़ नॉट अ नॉर्मल पर्सन। एक बंदे ने जो इतनी चीज़ें की है, हम टेस्ला की हद तक और देखें ना, उनका एक ट्रेजेक्ट्री देखें आप कि हम टेस्ला की हद तक उनको रखते हैं कि जी वो ऑटो मैन्युफैक्चरर, इज नॉट एन ऑटो मैन्युफैक्चरर। वो अमेजोन भी नहीं ओन करते, वो मार्केट उस तरह की ई मार्केट स्पेस भी नहीं करते, वो सीधा गए स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ। स्पेस एक्स, नासा जो है अब स्पेस एक्स के ताबे है कि वो क्या करेंगे। आपकी जो रॉकेट बूस्टर टेक्नोलॉजी के अंदर जो उन्होंने जिद्दत लाई है, वो मून लैंडिंग के बाद सबसे बड़ी जिद्दत है आपकी स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो आप जिस बंदे से डील कर रहे हैं उसको थोड़ा समझें। और उसके साथ साथ उनका इलॉन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स करना वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव। उनको यकीनन कोई इतनी ट्रंप की पॉलिसीज जो हैं उनसे वो शायद सारी से तमाम तरह अग्री भी ना करते हो, बट ही डज अग्री विद वन थिंग, वो इज अहेड ऑफ द कर्व कि उनको नजर आया कि जी जो फिगर्स और वो देख रहे हैं, और अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जो उनको डेटा मिल रहा था उसके जरिए उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट दी। अच्छा, उसके साथ साथ हमने जस्टिन ट्रूडो की अभी बात की, कनाडा की बात की। देखें, कनाडा के अंदर भी एक लेफ्ट विंगर मौजूद है, उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर जो एक अल्ट्रा लेफ्ट है। आपने अगर मुआयना की हो इलॉन मस्क की अपनी पर्सनल ट्विटर फीड, तो उसके ऊपर हमेशा उनकी टसल रही है अमेरिका की अल्ट्रा लेफ्ट के साथ, और बड़ी स्ट्रॉन्ग टसल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की भी वही टसल रही है। इवन डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो लेफ्ट ऑफ सेंटर लोग हैं जिन्होंने इस दफ़ा शायद रिपब्लिकन वोट किया, उनकी भी मसले जो हैं वो अल्ट्रा लेफ्ट से हैं। सो ये इन टेंडम ये सारी चीज़ हुई है। इसके ऊपर हमें मुआयना करने की ज़रूरत है कि वाई इलॉन मस्क ऑप्टेड फॉर समवन लाइक ट्रंप। इलॉन मस्क ने वही चीज़ की है, इलॉन मस्क अक्कासी करता है उन वोटर्स की जो लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं जिन्होंने इस दफ़ा रिपब्लिकन वोट किया, बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द अल्ट्रा लेफ्ट। तो उसके अंदर अगर कनाडा आ जाता है किसी फॉर्म के अंदर, जस्टिन ट्रूडो आ जाता है, तो इलॉन मस्क, मैं एंड में सिर्फ यही कहूँगा कि एक शार्प बंदा है, एक बिजनेसमैन बंदा है, और इंडिया से इंटरेस्ट के ऊपर तो डिस्कस करने की, बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक हब है इस वक्त आईटी का। और उनको अगर इस किस्म की कंपनीज वहाँ जाएंगी तो वो एक इस तरह की चीज़ नहीं है कि जी क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटर पड़ा है इंडियन ट्रंप को, वो इस वजह से क्योंकि इट मेक्स मोर बिजनेस सेंस। सही, दैट्स अबाउट इट। वेरी इंटरेस्टिंग। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम इश्यूज उन पर बात होगी। वेलकम बैक। हुकूमती इदारों के मुताबिक माली साल की पहली छमाही में चावल की बरामदात से मुल्क को $633 मिलियन ज़र मुबादला हासिल हुआ, और गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 51.53% ये इंक्रीज़ हुआ है। इसकी एक मुमकिना वजह यह भी है कि भारत जो साउथ एशियाई चावल का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, उसने 2024 के जो वहाँ पे जनरल इलेक्शन से उससे कबल एक्सपोर्ट पर पार्शल पाबंदी लगा दी थी।
लेकिन अब भारत की जो ये बैन है जो एक्सपोर्ट पे, उसको लिफ्ट किया जा रहा है। उसके खात्मे ने आलमी चावल की तिजारत में कीमतों को कम किया है। चावल की प्रोडक्शन जो पिछले साल 10 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा थी, अब 9.5 मिलियन मैट्रिक टन से कम होने की तवक्को है, जबकि गुज़श्ता 10 माह के दौरान आलमी सतह पर बासमती चावल की कीमतें तकरीबन 20% गिर चुकी हैं और आने वाले महीनों में मज़ीद कमी की तवक्को है। पाकिस्तान, भारत और थाईलैंड के बाद दुनिया में मोटे चावल का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है नाज़रीन। अब ये पाकिस्तान अपनी पोजीशन को, चूँकि पहले तो हमने देखा कि जैसे हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस तरह से वो एक्सपोर्ट में जैसे प्रॉफिटेबल मामलात नहीं थे, लेकिन राइस में जो इस बार प्रॉफिट हुआ उस पोजीशन को बरकरार रख पाएगी सिंस इंडिया इज़ बैक इन द गेम। तो अब कितना मुश्किल होगा और पाकिस्तान को क्या करना होगा, क्या मेजर्स लेने होंगे या क्या पॉलिसी अपनानी होगी? अली, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो चले मुबारक हो, हम खुश हैं इस बात पे कि हमारा ज़र मुबादला पे इससे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अगेन इसमें ना थोड़ा सा ख़बरदार होने की भी ज़रूरत है। सो वैसे तो वही बात है कि जब क्योंकि हम 8 बिलियन हो चुके हैं इंसान इस गोले पे, तो अब जाहिर है मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई कुदरत का डिज़ाइन है कि अब हम वापस कम होने को जाएं। आप देखें कि यूरोप में जो है वो मतलब या वेस्टर्न ममालिक में जो है वो फर्टिलिटी रेट्स गिर रहे हैं और हमारे यहाँ पर स्मॉग जैसी चीज़ें हो रही हैं। हमारे यहाँ पर अगेन ये जो राइस की आपने बात की है ये, जी मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। तो आपका राइस हो गया, आपका शुगर केन हो गया, ये जिस किस्म की क्रॉप्स हैं ये बहुत ज़्यादा पानी मांगती हैं, मतलब बाकायदा पानी को फ्लड करना पड़ता है आपको ज़मीनों को। सो ये बांग्लादेश तो शायद कर सकता है राइस, हम जब करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म में बड़े अजीबो गरीब किस्म के जो है वो नताइज होंगे। आई एम होपिंग कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसने कोई प्लान किया हुआ है, क्योंकि अगर अभी जिस तरह से माहौलियाती मसला हो रहा है ये स्मॉग वाला, इसी तरह अगर पानी कम होना शुरू हो जाए, अगर हम इस किस्म की क्रॉप्स लगाएं जो कि इस खित्ते में नहीं लगनी चाहिए, इस खित्ते में किसी और तरह की क्रॉप्स होनी चाहिए, सो फिर वही बात है कि आप इधर से बड़ा मैस एक्सोडस टाइप माहौल आपको कुछ अरसे में करना पड़ेगा। यहाँ ये शायद लिवेबल नहीं रहेगा एरिया। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा रंग में भांग डाल रहा हूँ, लेकिन मतलब एक तरफ यकीनन बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन राइस जैसी क्रॉप जो है ना वो यहाँ पर ऐसे कई इलाकों में लगती है जहाँ पे सूटेबल नहीं है और नहीं लगनी चाहिए। हमारे पास इतना पानी नहीं है कि उसको हम अफोर्ड कर सकें, तो इससे हमारा फ्यूचर जो है ना वो बड़ा खतरात का सामना करना पड़ सकता है, तो इस तरफ भी सोचना चाहिए। इस बार समर सीजन भी बहुत लंबा चला है एहतशाम साहब, उसकी वजह से भी जो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन की वो जो सलाहियत थी ना वो भी कम होने का खतरा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो अच्छा हमने प्रॉफिट कर लिया, अब आगे कैसे सस्टेन करेंगे? हमने देखिए अच्छी बात तो ये ना कि दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में मतलब हम आते हैं जो राइस एक्सपोर्ट पे होता है, वियतनाम है, इंडिया है, थाईलैंड है, उसके बाद अमेरिका है। तो जिस अंदाज से हम टॉप 10 हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं एसोसिएशन उसमें हमारी आती है। अब देखें जिस अंदाज से पिछले साल तकरीबन $4 बिलियन हमने इससे हासिल किया और $2 बिलियन तो हमें दुपल में मिल गया जब हिंदुस्तान पे पाबंदियाँ लगी हुई थी। देखिए अब जो प्रोजेक्शन है वो यह है कि 2029 तक कहा जा रहा है कि 14.5 से $15 बिलियन पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। अब क्योंकि ये स्टेपल फूड या स्टेपल हमारी डाइट नहीं है चावल पहली, तो इस लिहाज से तो ये ठीक है अली का पॉइंट कि पानी की बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन हमें जिस तरह पैसे की ज़रूरत है, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, तो ये मेरा ख्याल है इसको सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सिर्फ एक अरसे से हम दौड़ते हैं, पैकेजिंग का, क्वालिटी का मसला, कम्पिटिटिवनेस नहीं है। कभी कभार आप देखें, मुझे याद है 2-2.5 साल पहले रशिया से 1-2 जगह से हमारे ऑर्डर्स गए और वापस आए थे, क्योंकि हमारी आदतें नहीं जाती हैं, एक चीज़ दिखाते कुछ है बेचते कुछ है। तो मेरा ख्याल है इसको सुपरवाइज़ करने की ज़रूरत है। नई वैराइटीज़ तो आ रही हैं, सारी दुनिया लेके आ रही है, किस तरह आगे जा सकते हैं, इसमें बहुत पैसा भी कमाया जा सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो हमारे लिए यही है कि इस मोमेंटम को हम बरकरार रखें। अभी $4 बिलियन पिछले साल, और ये जो प्रोजेक्शन है कि मौजूदा माली साल में अगर यही सिलसिला रहता है तो $6-7 बिलियन आसानी से
कमाया जा सकता है। 2029 में अगर $15 बिलियन मिलेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अब सवाल ये है कि ये इसको अब कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, नई नई रिसर्च किस तरह की हो सकती है, ऑन टॉप ऑफ इट क्वालिटी कंट्रोल अगर होगा तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। मेरे ख्याल है हमने माजी में भी ज़ाया किया इस तरह, देखें 30 मिलियन टन तक हम ले गए वीट को, उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई। ये आपकी कॉटन देख लें, इसकी 13 से 14 मिलियन बेल्स आया करती थी, वो कम हो 6-7 मिलियन बेल रह गई हैं। तो अब इसमें तवज्जो नहीं दी जाती। फिर हमें चीनी की आप देख लें, ये कैश क्रॉप है, जिस तरीके से इसमें पैसा बनना चाहिए वो नहीं बनाते, फिर एक्सपोर्ट करना, फिर इंपोर्ट करना, फिर पाकिस्तान के साथ धोखा करना, यही आटे के मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है मिस मैनेजमेंट को अगर रोक लिया जाए तो हमें जिस तरह हम फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर मर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी कोशिश की जाए तो हम बहुत सारा पैसा हमें मिल सकता है कि जो हमारी जो ख़ास तौर पे राइस के मामले को जो बहुत अरसे के बाद इस पर तवज्जो देनी शुरू की है, अगर हुकूमती लेवल पे इस पर तवज्जो दी गई तो आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ना फॉरेन एक्सचेंज हासिल कर सकते हैं। ये हुकूमती लेवल पर इसको देखना होगा। लेकिन अली असद आपकी जानिब आ रही है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बहुत सारे मसाइल लाहक हैं, जिनमें से अगर हम एक बात करें कि मामूल के इनकम टैक्स की जिम्मेदारियों से एडजस्ट करना उनको पड़ रहा है, ना सिर्फ बल्कि एक्सचेंज रेट भी अदम इस्तेहकाम का जो शिकार है। अब इन चीज़ों को भी तो डील करना होगा ताकि ये जो $1 बिलियन जो हम लूज़ कर सकते हैं अगर हम सस्टेन नहीं करते चावल की एक्सपोर्ट को, उससे हम बच सकते हैं। जी एक तो बिल्कुल हर इंडस्ट्री जो है जिसके अंदर टैक्सेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत फ्लूइड चलती हैं हमारे मुल्क के अंदर। एक चीज़ एक दिन होती है, उसको बाद में मूड चेंज होता है, कुछ और कर देते हैं, वो डेफिनेटली एक इशू है। लेकिन मैं ज़रा तवज्जो दिलाना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि श्याम साहब ने भी और आपने भी एक हद तक कहा कि हुकूमत का अब इसके ऊपर नज़र पड़ गई है। मेरे तो ख्याल में ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि हुकूमत की नज़र जो है वो किसी भी चीज़ पे उस तरह से पड़े, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि हुकूमत की नज़र अगर किसी चीज़ पे पड़ जाए तो वो चीज़ जो है वो बड़े एक मुश्किलात का शिकार बन जाती है। तो अभी जैसे चल रही है एक चीज़, हाँ बिल्कुल नहीं, पीआईए की तो हुकूमत की नज़र तो बहुत पहले पड़ गई थी, वो तो अब चावल के ऊपर डाल लेंगे। खासतौर पे असल नीयत अगर खराब ना हो तो बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। प्राइवेटाइज नहीं होके दे रही जी। नहीं वही तो मसला है, नीयत का ही तो मसला है। लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, वो मैं असल में उसको मैं तन से बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक चीज़ जो चल रही है और इस दफ़ा हमें उसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें मुनाफा हुआ है और एक चीज़ अच्छी जा रही है तो उसको आपको थोड़ा सा जो आपने चीज़ें की हैं उन्हीं चीज़ों को बरकरार रखना चाहिए। इसके ऊपर मज़ीद ओवरसाइट ख़ास तौर पे हुकूमती जो है उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। आप जो इसकी काश्त करते हैं उनको और एम्पावर करें और चीज़ बेहतर हो। साथ साथ मैं इजाफा करना चाहूँगा अली के पॉइंट के ऊपर कि एक तो देखिए पानी के इशू के ऊपर निशानदेही की, वो बहुत एक अहम चीज़ है जिसको इसके अंदर एक नुक्ता बनाना चाहिए और गवर्नमेंट को, अली ने जैसे कहा कि आई होप कि वो इस चीज़ पे नज़रसानी कर रहे हैं कि जी पानी बहुत ज़्यादा लगता है इसकी काश्त करने में, और उसका सीधा जवाब है कि मेरे ख्याल में कोई नज़रसानी हो नहीं रही। तो उसको भी इस दफ़ा देखें आप, इसको एक सस्टेनेबल क्रॉप अगर बना लें तो वाई नॉट। हम में से तो सब ये कहते हैं कि ज़रा मुबादला जब तक आ रहा है तो उससे बेहतर कुछ चीज़ है नहीं। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी एक बेसिक एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी फ्लूइड है, एग्रीकल्चर पॉलिसी भी फ्लूइड है, क्योंकि अब आप ये देखें कि हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंदर IMF भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हमें अभी पीछे जो कंट्रोल रेट वाली सारी बात थी वो IMF ने हमसे छीन ली चीज़, उन्होंने वापस ले ली। तो आगे जाके अब ये चीज़ भी हुकूमत अगर इसके अंदर पड़ने ही लगी, वो मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जी राइस के ऊपर उनकी क्या पॉलिसी है, वो क्या कहती है। ठीक है जी, हमाद आपका कमेंट। जी एक्सपोर्ट्स बड़े ज़रूरी होते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए। मैंने तमाम अच्छी बात है कि इस बार मुझे तमाम पैनलिस्ट की बात सुनाई भी है, मैंने सुना है और मैं उनसे तकरीबन सबसे ही एग्री करता हूं कुछ हद तक। पानी का बेशक मसला है, लेकिन मेरे नज़दीक भी मैं एहतशाम साहब की बात से ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ कि हमें जितना ज़र मुबादला चाहिए वो हमारा ज़्यादा बड़ा मसला है, और वो ज़्यादा इस वक्त हमारे ये खतरे की घंटी बना हुआ है, उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए। जहाँ तक असद साहब ने बात कही कि हुकूमत की नज़र पड़ गई है, ठीक है, सही कह रहे हैं, उनकी बात में भी जरूर वजन है। हुकूमत की नजर पड़ गई है तो हमें जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ शायद लेकर जाया जा रहा है, हमें एटलीस्ट बताया तो यही जा रहा है कि इस बार पर एकड़ जो हमने प्रोडक्शन बढ़ाई है वो इस वजह से बढ़ाई है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ हमें बहुत पहले चले जाना चाहिए था। आवाम को शायद ये मिसाल पसंद ना आए, लेकिन इसराइल जैसे ममालिक इस तरफ बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, वर्टिकल फार्मिंग में बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। उनसे सीखने के लिए जरूरी नहीं कि हमें उनको तस्लीम करना पड़े। हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे है, आपको घर बैठे पता चल जाएगा कि उनके पास क्या पॉलिसी है, क्या तरीकेकार है, आप उससे सीख सकते हैं।
जहां तक हुकूमत की बात है कि वो उसकी नजर वाकई पड़ी है या नहीं पड़ी, तो मुझे लगता है अभी भी शायद प्रॉपरली नहीं पड़ी। आप देखिए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो है इन कमोडिटीज में बड़ा असर होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली एक बैज होता है जिससे कमोडिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस टेरिटरी से आई है, और कंज्यूमर उस बैज को देख के, उस टैग को देख के अश्योरेंस फील करता है कि ये कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड, एक सेट स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी, जिसकी वजह से आपको बेटर प्राइस मिलती है। हमारा इस तरफ रुझान हुकूमत का नहीं आया, बहुत देर से आया। भारत हमसे एक लम्हे में बात करता रहा एक जमाने में कि ज्वाइंट एप्लीकेशन बासमती राइस की हम दोनों कर लेते हैं। एक तरफ उसने हमें ज्वाइंट एप्लीकेशन की तरफ इंगेज रखा, और आगे उसने जाकर ये किया कि वाइफो के इदारे में जाकर उसने एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए फाइल कर दिया, और हमने अपनी पॉलिसी रिएक्शन के तौर पे, नीजर रिएक्शन के तौर पर हमने वहां जाकर उसको अपनी एप्लीकेशन को लेकर गए। अगर वो कामयाब हो जाता ऐसा करने में, अगर वो अपनी प्रोडक्ट को सेव कर लेता और बासमती का टैग वो ले जाता अपने पास भारत, तो हमारे पास यूरोपियन ममालिक ना रहते, उनको हम चीजें ना बेच पाते, हमारा चावल वहां ना जा पाता, और अगर जाता भी तो बासमती के टैग से ना जा पाता, जिसकी वजह से हमें कीमत ना मिलती कोई अच्छी। ऑल्दो हमारी नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स जो है वो 60% से ज्यादा है, लेकिन जो कंसिडरेबल रेवेन्यू का पोर्शन है, प्रॉफिट का पोर्शन है, वो हमें बासमती से आता है। बासमती एक्सक्लूसिव नहीं है इंडिया के लिए, हमारे मुल्क में भी पाया जाता है। हमारे पास अगर उसकी 24 इकसाम है तो उनके पास 34 इकसाम है, लेकिन वो हर जगह अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं, और हर तरीके से, जैसे मैंने पहले सेगमेंट में एलॉन मस्क के बारे में कहा कि हर हद तक जाते हैं। वहां पे इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हम सीड पायरेसी कर रहे हैं। इस बारे में भी हुकूमत का कोई मौक़िफ़ बेहतर तरीके से सामने नहीं आ पाया। जैसे जीआई इंडिकेशन के ऊपर हमने डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं किया, हमने लोगों को बताया ही नहीं। सार्क मीटिंग में हमने इस चीज को लेकर ही नहीं आए कि हमने बताया ही नहीं कि पहले भारत एतराफ कर रहा है कि हमारे पास है, इसलिए तो हमारे से ज्वाइंट एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो जहां हमने उसको नहीं क्लियर किया, इसी तरीके से हमने सीड पायरेसी के बारे में हम कोई बात नहीं करे, जो काम हुकूमत के करने के हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको इस हवाले से टेक आ चुका है। लेकिन आमना एक इसमें एक अच्छी चीज जो आमना हुई है ना, आमना एक अच्छी चीज जो प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा काम किया है। पहले होता था पुराना चावल, नया चावल 1 साल लग जाता था पुराना करने में। अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, अच्छी मशीनरी, 40 से 60 करोड़ रुपए की लोग मशीन लगाते हैं, एक तरफ से चावल डालते हैं, दूसरी तरफ से पुराना हो चुका होता है। तो वो 1 साल का पीरियड लगता था एक्सपोर्ट करने में, वो कम हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, और ये प्राइवेट सेक्टर ने काम दिखाया है। ठीक है, हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। और जिस तरह से 26 कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने उस हवाले से देखा कि नए चीफ जस्टिस की उस हवाले से तैनाती भी हुई, और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसका क़याम अमल में आया। फिर जुडिशल कमीशन ने मुल्क का पहला आइनी बेंच तश्कील दिया। कमीशन ने 7-5 के तनासब से आइनी बेंच की तश्कील की मंजूरी दी, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि सीनियोरिटी के लिहाज से चौथे नंबर पे आते हैं, उनको इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह मुकर्रर किया गया। अब ये जो इख्तियारात के हवाले से एक बात हो रही है, ये मामलात किस जानिब जाएंगे, किस तरह से हमारे इसके पैनलिस्ट इसको देख रहे हैं। हम आज सबसे पहले आपके जानिब आते हैं। इस पे बारहा ये उठाया जा रहा था ऑब्जेक्शन कि जो एक तो पहले जुडिशल हम देख रहे हैं जो कमीशन के क़याम, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठे। लेकिन अब ये जो चौथे नंबर वाली, पहले भी सीनियोरिटी पे हमने बात की, लेकिन अब फिर चौथे नंबर के जो जज हैं उनको इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। सारे मामला को किस तरह से देख रहे हैं? जी, अक्टूबर में जो हमें तोहफा मिला है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर, ये उसी के आफ्टर शॉक से हम आगे देखेंगे कि आने वाले वक्तों में हमें मजीद प्रैक्टिकल इश्यूज इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हमें सामने आया होंगे, और हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे गलतियां इसके अंदर की गई हैं। नाअहली की मैं एक बार पहले भी मिसाल दे चुका हूं, एक तारीफ बयान कर चुका हूं। मैंने बताया था कि नाअहली मेरे नजदीक वो होती है कि आप कोई भी काम ऐसे करें कि उसको मशकूक बना दें। अब मैं इस तारीफ को थोड़ा बढ़ा रहा हूं। मेरे नजदीक नाअहली वो भी है कि आप किसी भी काम को गैर जरूरी तौर पर मुश्किल बना दें। जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की लैंग्वेज है, उससे हुकूमत ने अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी की है। मैं अपनी बात को उसी तरफ रखूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि सिस्टम कितना मशकूक है, काम को कितने मशकूक अंदाज में किया गया, वो सियासी बहस हो जाएगी, क्योंकि वक्त भी आपके पास इस वक्त कम है। मैं उस बहस में नहीं जाता। सबसे पहले मैं आपको एक आइडेंटिफाई करूंगा इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले हमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो जुडिशियल कमीशन बनाएगा। फिर जब हम जुडिशियल कमीशन को देखने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जुडिशियल कमीशन के कंप्लीट होने के लिए जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सीनियर मोस्ट मेंबर इसका हिस्सा हो।
तो ये जो मुर्गी और अंडे की बहस इन्होंने पैदा की है, पुअर ड्राफ्टिंग की वजह से इसको अवॉइड किया जा सकता था। एक और चीज मैं निशानदेही अगर आपके सामने उससे पहले मैं आपको मिसाल देती, बिल्कुल बिल्कुल क्विकली मैं मिसाल आपको दे दूंगा। अगर आप किसी से पूछें कि मशीन क्या होती है, गाड़ी क्या होती है, और अगर जवाब में आगे से आपको कहा जाए कि गाड़ी वो होती है जो गाड़ी होती है, मशीन वो होती है जो मशीन होती है, तो ऐसे बंदे की अकल पे आप जरूर सवाल उठाएंगी। एक सवाल इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बनाया गया कि सीनियर मोस्ट जज कौन होगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। उसका जवाब ये दिया गया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो होगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा। तो ये समझ नहीं आता कि इन चीजों के ऊपर हैरान हो या इनके ऊपर अफसोस किया जाए। जहां तक आपकी बात थी सीनियर मोस्ट जजेस की, मैं आखिरी पॉइंट वो आपके सामने रख दूं। हमें पहले बताया गया कि जो इंतजामी मामलात हैं इनमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने के लिए सीनियोरिटी बाय रसूल नहीं है, लेकिन हमें साथ ही ये बता दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करने के लिए जो मयार है वो सिर्फ और सिर्फ सीनियोरिटी है। तो इसको कहा जाता है कि ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ, हुकूमत वही कर रही है। जी एहतशाम साहब क्विकली देखिए, हम ना जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई है, जितनी जल्दी में की गई है और मैं तो कहूँगा पैनिक भी की गई है, तब उसमें सुकम नज़र आने शुरू हुए, लोग कहना शुरू कर दिया जी 27वीं तरमीम भी आएगी। तो मेरा ख्याल है जहाँ पे हुकूमत से कोई गलती हुई है, पैनिक में फैसले किए गए, तो एक दफ़ा फिर वही देखें, या तो ये हो रहा था कि जजेस की तादाद 17 से 23 की जा रही थी, अब 23 से वो 34 में मामला चला गया। हुकूमत को ये फियर लग रहा है कि जी बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट में अपने मामलात को ठीक करने के लिए या अपने हक़ में फ़ैसले लेने के लिए। यही वजह है कि आईनी बेंच में कहते बात नहीं बनी, आईनी कोर्ट की तरफ हमें लेके जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात है ना हमना, वो या अफरीदी साहब का काम है कि वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे। देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी है, उनको भी पुल का काम करना पड़ता है। माजी में भी हमने देखा कि फ्री एजेंट के तौर पे चीफ जस्टिस काम नहीं करता। अभी 2 जजेस उनके साथ आ गए हैं, अच्छी बात है, मुनीब साहब और मंसूर साहब आ गए हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं। लेकिन बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात तो लोगों के हैं कि जिस अंदाज से चीज़ें पेश की जा रही हैं और फिर जिस अंदाज से हुकूमत ने अपने बंदे बुला के और जुडिशल कमीशन में नंबर गेम में ऊपर ले गए हैं। तो अभी देखें, कल ही की जो आज की जो मीटिंग हुई है उसमें एक साहब नहीं आए थे, तो मुसीबत हुकूमत को पड़ गई कि क्या करना है। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि जो चीज़ें हो गई हैं उसको अनडू नहीं किया जाएगा, सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे और बाकी माजी की चीज़ें रह जाएंगी कि किसकी अथॉरिटी कितनी है, किसकी। मैं चाहूँगी क्विकली, क्योंकि टाइम की कमी है, मैं असद आपकी जानिब आ जाऊँगी, वन लाइनर इस सारे सिनेरियो में। वन लाइनर ये हो सकती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जिसका जो दिल करे वो चले, जुडिशियल कमीशन ने जुडिशियल बेंच बना दिया, लेकिन ये वही बातें जो हमने कुछ हफ्ते पहले रीट्रेट की थी, उन्हीं के ऊपर अगर हम बिल्ड करें थोड़ा सा, तो वो यही हो सकता है कि एक एवेन्यू क्रिएट हो गया है जिसमें हुकूमत जो है लोगों को नाफिज कर सकती है, विच इज़ फाइन, मतलब ठीक है। मतलब अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोग थे जिनके पास कोई ऐसा काम नहीं था करने को, तो काम में इजाफा हो गया, ये हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि तनख्वाह तो हम सारे दे रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ इसके अगर कोई आईनी मसाइल हैं तो उनके ऊपर तो हमारे साहब ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे एक चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, इस तमाम चीज़ में शायद इसमें क्लैरिटी पेश कर दी गई हो, वो ये है कि ये जो आईनी बेंच बना है, अब जो पहला आईनी केस होगा ये बेंच सुनेगा या फिर तहफ़्फ़ुज़ात अब नहीं रहेंगे, तनख्वाहें इतनी ज़्यादा कि अब कौन से अपना कमेंट दे दें। जी बिल्कुल समझ नहीं मुझे तो है, ये 27वीं तरमीम आएगी तो चीज़ें क्लियर होंगी। इस 26वीं तरमीम के ड्राफ्ट से तो कुछ कहना मुश्किल है, और अभी जाहिर है काफी मजे आएंगे। कुछ इस किस्म की बात भी है कि ये जो बेंच अभी बना है ये 2 महीने के लिए है। क्या ये पहले 2 महीने केसेस सुनेगा और उसके बाद पता लगेगा कि ये ठीक फैसले कर रहा है या ठीक काम कर रहा है या नहीं, और उसके बाद फिर बेंच बदला जाएगा। तो अभी 27वीं से पहले कुछ भी कहना जरूर मुश्किल है। जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम का। प्रोग्राम का आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।